हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नाव बनाओ नाव बनाओ। ये कविता आप लोगों ने पढ़ ली है, बहुत अच्छी कविता है। और भाग 1 वीडियो में हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कर भी चुके हैं। तो ये है हमारी भाग 2 वीडियो और इसमें हम उससे आगे के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। प्रश्न में कहा गया है कि जब हमने कविता पढ़ी है तो हमारे मन में बहुत सारी पिक्चर्स आई होंगी। चित्र यानी पिक्चर्स, जिसको ही इंग्लिश में आप बोलते हैं पिक्चर। तो देखिए, जैसे आप कविता पढ़ रहे थे उसमें नाव, भैया, कैंची, चुटकी, बहुत सारे शब्द आए थे। तो आप लोगों को जब पढ़ते टाइम आपको मन में आ जाता है उसका चित्र। जैसे आप नाव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नाव का चित्र आपके मन में आ जाता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर भी कि आपको उनके बारे में बताना है या उनका चित्र बनाना है। तो देखिए, इस कविता में बहुत सारे चित्र आए हैं, जैसे नाव, पानी, बादल, नदी, घर, गुल्लक, पैसे, बाजार, कागज, कैंची, हाथ, बूंद, लहर और आँख। ठीक है, तो ये वाले सारे चित्र आपके दिमाग में कविता को पढ़ते टाइम आए होंगे। तो इनमें से आप बच्चे कोई भी एक चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं बादल का चित्र, क्योंकि बादल का चित्र बनाना बहुत आसान होता है और बच्चों को पसंद भी होता है। तो देखिए, हम बादल का चित्र बना देते हैं और कलर कर देते हैं। और आपको पता है आसमानी रंग होता है और उसमें सफ़ेद बादल होते हैं। तो हमने ये चित्र बना दिया है और हम इसके बारे में लिखेंगे बिल्कुल साधारण से वाक्य, बिल्कुल सिंपल आसान, जो लिखने में हमें दिक्कत ना हो। बादल आसमान में होते हैं, सभी बच्चों को पता है। बादल सफ़ेद, आसमानी, नारंगी, काले और भूरे रंग के होते हैं। अब बच्चा ये भी लिख सकता है कि मुझे बादल बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं बादलों की तरह आसमान में उड़ जाऊँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से बादल का चित्र भी बना सकते हैं और बादल के बारे में कुछ अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई और चित्र आप बनाना चाहते हैं और उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसका टाइटल है सचमुच। ठीक है, तो आपने कविता में पढ़ी थी एक पंक्ति, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, है ना, लंबी चौड़ी नदी भरेगा। तो देखिए, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। जैसे ये वाक्य है, ये पंक्ति जो है, इसमें सचमुच का इस्तेमाल हुआ है। तो हमने आपको सिखाया है ना शब्द क्या होता है, शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, उसका अर्थ कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए यानी कि प्रयोग करते हुए आपको 2 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, वाक्य बनाते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में रखने होते हैं। ये मैं बार बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप किसी शब्द के बारे में वाक्य बनाएंगे तो आप एकदम साधारण सा आसान सा वाक्य बनाइए। कोई भी ऐसा शब्द उसमें यूज़ ना करें जिसमें आपको लगता है कि आपकी मात्रा की गलती हो सकती है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण सा वाक्य बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं अपने 2 वाक्य। पहला वाक्य है, सचमुच यह फूल बहुत सुंदर है। किसी बच्चे ने अगर फूल देखा तो उसके बारे में ऐसे वाक्य बोल सकता है, सचमुच यह फूल बहुत सुंदर है। और हमारा दूसरा वाक्य है, यह घर सचमुच बहुत सुंदर है। तो देखिए, दोनों वाक्य ऐसे हैं जिनमें सचमुच शब्द का हमने प्रयोग किया है और दोनों वाक्य बिल्कुल आसान से हैं। आप भी अपना इससे भी अगर आसान कोई वाक्य बना सकते हैं तो आप भी अपना बना लिए। आगे का टाइटल है 7 समुंदर। हमने कविता को पढ़ते टाइम आपको समझाया था कि कौन से 7 समुंदर हैं और मैंने बताया भी था कि उनके बारे में डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आ गया है ये टाइम भी। कविता की पंक्तियां हैं, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। देखिए, ये कविता में हमने पढ़ी थी। प्रश्न नंबर क है यहाँ पर, पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। अब देखिए, मैंने आप बच्चों को क्या बताया था कि हमारा जो पूरा विश्व है उसको क्या है, ग्लोब पर जैसे आप लोगों ने देखा है तो उसको 5 मुख्य महाद्वीपों में बांटा गया है और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी जो भाग है, जलीय भाग है, उसको 7 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए
ठीक है। जैसे आपको पता है हमारा भारत कौन से उसमें महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ठीक है। तो ये जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हैं, ये 5 महाद्वीपों के नाम हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जलीय भाग है उसको 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको याद करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए सबसे ऊपर देखिए आप, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। आपको नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। सबसे नीचे देखिए अंटार्कटिका महासागर, आप इसको दक्षिण महासागर भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये नाम थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है तो आप इसको दक्षिण महासागर भी बोल सकते हैं। तो आपने सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का कर लिया। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये अमेरिकी जो है महाद्वीप है, इसके साथ में आ जाइए। देखिए ये है प्रशांत महासागर, लेकिन इसका ऊपरी भाग है उसको हम बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो नीचे का भाग है उसको हम बोल देंगे दक्षिण प्रशांत महासागर। अब देखिए बीच में आ जाइए, ये है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को ऊपरी भाग को हम बोल देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, और निचले भाग को हम बोलेंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको पता है हमारे देश को हिंदुस्तान, हिंद इसके नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के आसपास ये देखिए, ये मैप में आप देख रहे होंगे एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश आता है। तो देखिए हमारा देश है, उसके नीचे का जो भी महासागर है उसका नाम इसी के नाम से पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, ठीक है। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड में बच गया, ये फिर से क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये फिर से प्रशांत महासागर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि पूरे स्थलीय और जलीय भाग को अलग अलग भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है, जिसमें 5 महाद्वीप हैं और 7 स्थलीय भाग हैं, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। सबसे ऊपर है आर्कटिक, सबसे नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से हम याद करेंगे तो प्रशांत महासागर है। अब 2 भाग हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। उसके बाद मध्य में आएंगे तो है अटलांटिक महासागर, इसके भी 2 भाग में हम इसको बांट देंगे, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक। और उसके बाद हमारे भारत देश के आसपास का जो भी महासागर है उसको बोलेंगे हिंद महासागर। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब ये हैं इनके नाम, आप इनको नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, क्या सचमुच बारिश के बादल समुंदर से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। अब देखिए हमने पढ़ा था कि बादल पानी बरसा रहे हैं, तो ज़रूर पानी वो कहीं ना कहीं से लाए होंगे। तो हमने पढ़ा था कि बादल क्या करते हैं, समुंदर से वो पानी भर कर लाते हैं, कविता में हमने पढ़ा था ये बात। तो आपको क्या लगता है वो कैसे लाते होंगे? तो ये यहाँ पर कह रहा है कि तुम इस काम के लिए बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो देखिए पूरा जल चक्कर जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, जैसे सबसे पहले बादल कहाँ से पानी जाता है, फिर कहाँ पर आता है, आपको पता है ये एक सर्कल है जिसको हम जल चक्कर बोलते हैं। जैसे देखिए ये नदी है, ये समुद्र में जाके मिल जाती है, तो सागर से क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, जिसको आप इंग्लिश में इवेपोरेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जब सूर्य की धूप निकलती है बहुत तेज, तो गर्मी की वजह से जैसे आपने देखा होगा पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। जैसे देखिए आपके पतीले में अगर आप अपने गैस पे पानी रखते हैं तो पतीले में भी गर्म होने के बाद पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो वैसे ही सूर्य की गर्मी के कारण जो भी आपके ज़मीन पर ऊपर पानी होता है वो क्या करता है, भाप बनकर ऊपर चला जाता है। या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है, वो अपना भोजन बनाते टाइम जल का वाष्प उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो पानी है उसको भाप के रूप में ऊपर निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब देखिए, अब ये पानी क्या करेगा, भाप बना हुआ पानी ऊपर जाएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि वो बूंदों का रूप ले लेगा, जिसको हम बोलते हैं संघनन। संघन यानी कि गहरा इकट्ठा हो जाना। अब देखिए, अब जो वो बूंदों के रूप ले लेता है तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, वो बादल बन जाएगा, जिसको हम फिर वो वर्षा करेगा, और वर्षा से ही इसको बोलते हैं वर्षण। और फिर वर्षा के बाद आपको पता है जैसे ही बारिश होती है तो पानी फिर से
नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ज़मीन से ही पानी भाप बनेगा, बूंदों का रूप लेगा, बादल बनेगा और फिर से बूंदों के रूप में ही ज़मीन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये जल चक्र है जो ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो अब चलिए इसको लिख देते हैं अपना आंसर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठे हुए भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों का रूप ले लेती हैं और वही बूंदें फिर बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। तो ये था आपका पूरा जल चक्र। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और बाकी के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी का बटन है उसका दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।